आप सबको मेरा नमस्ते। मैं सृष्टि हूँ और आप पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग इंटरप्राइजेस। मतलब क्या हुआ, फार्मिंग इंटरप्राइजेस में जो इंटीग्रेशन है लाइव स्टॉक का, वेजिटेबल्स का, फिशरीज का और एग्रो फॉरेस्ट्री का, फ्लोरिकल्चर का, ये सारा इंटीग्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं, जिनके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि इस फार्मिंग सिस्टम में कौन सा इंटरप्राइज हमको ऐड करना चाहिए, कौन सा इंटरप्राइज हमको ऐड नहीं करना चाहिए। डन। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट ईयर 6 मार्क में ये क्वेश्चन आया, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइए और साथ साथ में ध्यान देते जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या है ये फैक्टर्स। ठीक है, integration of different farm enterprises, that is crop, livestock, fisheries, agroforestry, horticulture, involves combining activities to get optimum use of resources and higher income. It is affected by various factors. ठीक है, हम कॉम्बिनेशन एवं तो नहीं कर रहे हैं, हमें कॉम्बिनेशन इन सब का इसलिए करना है ताकि हमको हायर इनकम हो और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस हो। ठीक है, रिसोर्स का यूज बेटर हो और इनकम हाई हो। ओके, तो ये दोनों के कारण, ये दोनों हमारा मेन एम है। तो इस एम को पाने के लिए हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है। किनका इंटीग्रेशन किया है? क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर। तो ये इंटीग्रेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? ये इंटीग्रेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल देख लीजिए, टेबल को नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फर्स्ट क्या है? सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी। डन। 4 इसके पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। ठीक है, एग्जांपल है फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स क्रॉप एंड फॉडर, डेयरी एंड फिश इन टेम्परेट रीजन। ये क्लाइमेट का है, तो ये हम अब आगे इसमें देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए। सॉइल क्वालिटी फर्स्ट, क्लाइमेट सेकेंड, वाटर अवेलेबिलिटी थर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी फोर्थ। ठीक है, सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट है मार्केट एक्सेस, ओके, सेकेंड है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड है प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल में एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट पॉइंट, मैकेनाइजेशन इज सेकेंड पॉइंट, नॉलेज एंड स्किल इज थर्ड पॉइंट एंड ICT इज द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में है ट्रेडिशनल फार्मिंग फर्स्ट, फैमिली लेबर सेकेंड, लैंड ओनरशिप थर्ड एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस फोर। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज फर्स्ट, कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड, एक्सटेंसिव सर्विसेज थर्ड एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्थ। ठीक है, तो कुछ कुछ के जिनकी डिटेल नीडेड है हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसका एग्जांपल क्या है? फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स क्रॉप एंड फॉडर, डेयरी एंड फिश इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है? एग्जांपल क्या? हाई डिमांड प्रोडक्ट्स लाइक अ डेयरी और फिश विच कॉज इनिशियल कॉस्ट हाई। ठीक है, मैकेनाइज्ड टूल्स, ये जो हम पीछे पढ़ रहे हैं ना उसका ये समराइजेशन है। ठीक है, मैकेनाइज्ड टूल्स, ICT, मार्केट, वेदर डाटा। ठीक है, सिक्योर लैंड एनकरेजेस डाइवर्सिटी, लोकल प्रेफरेंस में रेजिस्ट द इंटीग्रेशन। ठीक है, सपोर्टिव पॉलिसीज, ट्रेनिंग, रोड्स एंड स्टोरेज हेल्प द मार्केट एक्सेस। ठीक है, तो ये पहले आप पॉइंट्स ध्यान में रख लीजिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के 4 पॉइंट है, सॉइल क्वालिटी, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी। ओके, इकोनॉमिक के 4 पॉइंट है, सॉरी 3 पॉइंट है, मार्केट एक्सेस, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस वोलेटिलिटी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके 4 पॉइंट है, एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, नॉलेज एंड स्किल्स एंड लास्ट वन इज द ICT। डन। फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के भी 4 पॉइंट है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, फैमिली लेबर, लैंड ओनरशिप एंड कल्चरल प्रेफरेंसेस। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के भी 4 पॉइंट हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी का डिटेल फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमने सबसे पहले देखा था क्वालिटी ऑफ सॉइल या टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल इफेक्ट्स द क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन एंड सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटिंग लाइव स्टॉक और एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, सो टाइप ऑफ सॉइल किसको इफेक्ट करती है? क्रॉप्स को। ठीक है, मेन इसमें हमारा फार्मिंग सिस्टम में मेन तो क्रॉप होता है, तो इसको इफेक्ट कौन कर रही है? टाइप ऑफ सॉइल इफेक्ट करती है, दैट कैन बी ग्रोन एंड सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटिंग
और टाइप ऑफ सॉइल से हम लाइव स्टॉक और एग्रोफॉरेस्ट्री के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। उस हिसाब से हमको लाइव स्टॉक चूज करना रहता है, और एग्रोफॉरेस्ट्री की जो ट्रीज हैं वो भी हम, और क्रॉप्स हैं वो दोनों को भी हम टाइप ऑफ सॉइल्स के हिसाब से चूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्टाइल सॉइल सपोर्ट मल्टीपल क्रॉप्स दैट प्रोवाइड फूड एंड फॉडर। अगर सॉइल आपकी फर्टाइल है तो वहां क्या होगा, मल्टीपल क्रॉप हो जाएंगे जिसमें फूड और फॉडर दोनों मिल जाएगा। तो अगर फॉडर मिल रहा है तो ही किसान लाइव स्टॉक के बारे में सोचेगा, नहीं तो नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि टाइप ऑफ सॉइल है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है इंटरप्राइजेस के इंटीग्रेशन को। ठीक है, अगर सॉइल फर्टाइल है तो हम मल्टीपल क्रॉप्स ले पाएंगे, फॉर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है क्लाइमेट। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। क्लाइमेट अफेक्ट्स विच क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड फिश कैन थ्राइव इन दैट एरिया। ये तो फिशरीज के लिए भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की क्लाइमेट की जरूरत है, क्रॉप्स के लिए भी, ठीक है, लाइव स्टॉक के लिए भी। लाइक डेयरी एंड फिश इन टेम्परेट रीजन ज्यादा बेटर होता है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स इन ड्रॉट रीजन, हार्डी लाइव स्टॉक इन ड्राई एरियाज। ठीक है, तो हमने देखा है शिप फार्मिंग या गोट फार्मिंग ज्यादातर ड्राई एरिया में किया जाता है। ठीक है, डेयरी और फिश फार्मिंग कहाँ किया जाता है, टेम्परेट रीजन में, और जहां पे ड्रॉट है वहां पे ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स को, जैसे कि मिलेट्स हैं, इनको लगाया जाता है। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन डिपेंड कर रहा है किस पे, क्लाइमेट पे। ठीक है, अगर टेम्परेट रीजन है तो ही हम डेयरी को या फिश को इंक्लूड कर सकते हैं, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो हमको सोचना पड़ेगा, अगर ड्रॉट एरिया है तो हम वही क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं जो ड्रॉट टॉलरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन को, क्रॉप के इंटीग्रेशन को, लाइव स्टॉक के इंटीग्रेशन को, फिशरी के इंटीग्रेशन को ये क्लाइमेट जो है या वेदर कंडीशंस जो है अफेक्ट करते हैं। फिर है वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ओके, अगर सफिशिएंट वाटर है तो एक्वाकल्चर के बारे में सोच सकता है किसान, और हॉर्टिकल्चर के बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, तो सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट द इंटीग्रेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम, मोर वाटर एक्वाकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगर वाटर लेस है तो शेप या फिर गोट फार्मिंग के बारे में किसान सोचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, फोर्थ पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। A healthy ecosystem creates better opportunities for integration of enterprises. Very very important point। अगर आपके उस प्लेस का इकोसिस्टम बेटर है, ठीक है, तो आप इसमें इंटीग्रेशन बहुत फ्रीली और बहुत इंडिपेंडेंटली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है तो आपको किसी भी इंटरप्राइजेस को इंटीग्रेट करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। ओके, चलिए, सेकंड हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है मार्केट एक्सेस। Availability of local, regional, international market play a significant role in the success of integrated farming system. ठीक है, if market is available, farmer can choose high demand products like dairy and fish. अगर उसने डेयरी और फिश फार्मिंग कर रहा है, उसे मार्केट ही नहीं मिला, तो क्या उसके इंटरप्राइज को ऐड करने का कोई मतलब है? नहीं। इसलिए हमेशा लोकल, रीजनल या इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से उसे चूज करना पड़ता है कि वो कौन सा इंटरप्राइज अपने सिस्टम में ऐड करे। ठीक है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इंटरप्राइजेस जो है, इंटीग्रेशन जो है वो मार्केट एक्सेस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिस फार्मर के पास जितना कैपिटल होगा, उसकी जितने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्षमता होगी, उस हिसाब से वो अपने एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करेगा। इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इंटीग्रेशन में भी हाई ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्मॉल फार्मर में फेस चैलेंजेस फॉर दिस। ठीक है, बहुत सारी चीजों का हम अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट हाई होगा तो स्मॉल फार्मर वो करने के में सक्षम नहीं होगा, उसके लिए वो लायक नहीं होगा, और इस तरह से उसके जो इंटरप्राइजेस का इंटीग्रेशन है वो फेल हो जाएगा। इसलिए जितना कैपिटल उसके पास है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, सॉरी थर्ड पॉइंट है प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब मूल्य अस्थिरता। फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्ट प्राइसेस में अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। फार्मर में हेजिटेट टू इन्वेस्ट ड्यू टू हाई रिस्क एंड अनसर्टेन प्रोडक्ट प्राइसेस। ठीक है,
फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्ट प्राइजेस, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है तो किसान उसे ग्रो करने में, उसे इंटीग्रेट करने में 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने लगा दिया, जैसे कई बार होता है मेडिसिनल क्रॉप्स हैं, का फार्मर ने लगा दिया, उसका मार्केट नहीं मिला, उसका प्राइस डाउन हो गया, तो किसान को बहुत नुकसान हो गया। तो किसान उसको ऐसे इंटीग्रेशन को करने से पहले 100 बार सोचता है कि जिसका अनसर्टेन हो, हाई रिस्क हो, जिसका प्राइजेस में अनसर्टेनिटी हो, उसको वो ना लगाए, जिससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है प्राइस में, जैसे क्रॉप्स हैं, एग्स हैं, फिश हैं, जिसमें उनको एक परफेक्ट मार्केट मिलता है और परफेक्ट रेट मिलता है, उसे ही वो लगाने के बारे में सोचता है और उन्हीं का इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक फैक्टर का थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में। फर्स्ट है एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सेस हो रहा है? एफिशिएंट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहेंसेस द इंटीग्रेशन। अगर उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो वो अपना इंटीग्रेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप ले सकता है, हाई वैल्यू फार्मिंग सिस्टम बना सकता है, पर अगर उसके पास ये नहीं है तो वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, फिर है सेकंड है मैकेनाइजेशन। अगर फार्मर के पास मशीनरीज हैं, ठीक है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग टूल्स कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंटीग्रेटिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अगर उसके पास मशीन्स हैं तो वो बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसमें उसकी एफिशिएंसी बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट है नॉलेज एंड स्किल। किसान को उस किसी भी इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में उसका स्किल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे सोचना पड़ेगा कि वो उसे अडॉप्ट करे या नहीं करे। ठीक है, तो फार्मर मस्ट हैव स्किल्स टू मैनेज मल्टीपल इंटरप्राइजेस इफेक्टिवली। दे मे बी ट्रेन्ड ऑल्सो, या तो वो ट्रेनिंग भी ले सकता है, ट्रेनिंग करके वो इंटीग्रेशन करे, और नहीं तो फिर अपने स्किल के हिसाब से उसको मल्टीपल इंटरप्राइजेस को चूज करना चाहिए, तभी वो फार्मिंग सिस्टम सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉलेज एंड स्किल। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का एक और है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी क्या करता है? आईसीटी कैन सपोर्ट इंटीग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद रियल टाइम डाटा ऑन मार्केट ट्रेंड्स, वेदर फोरकास्ट एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी। ये तीनों के बारे में आईसीटी जो है वो फार्मर को न्यूज देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जिनके बेसिस पे फार्मर जो है वो इंटीग्रेशन कर सकता है। अगर मार्केट को में पता चला कि किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू काफी बढ़ रही है तो किसान सोचेगा कि मैं अब उसे अपने फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड कर लूं। ठीक है, वेदर फोरकास्ट के बारे में सोचेगा। अगर कोई वो क्रॉपिंग करने के बारे में सोच रहा है जो उस पर्टिकुलर वेदर के लिए परफेक्ट नहीं है तो वो फिर उसे नहीं सोचेगा, फिर वो क्रॉप चेंज करेगा। ठीक है, और फार्मिंग टेक्निक्स, नए नए फार्मिंग टेक्निक्स हैं उसके बारे में किसानों को बताना भी आईसीटी का काम है, जिससे वो नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। मैनी फार्मर्स रिलाई ऑन ट्रेडिशनल सिंगल इंटरप्राइजेस मेथड लाइक दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग विच रेजिस्ट इंटीग्रेशन, चेंज इज नीडेड फॉर बेटर इंटीग्रेशन। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनका माइंडसेट बना हुआ है कि जो ट्रेडिशनली वो करते आ रहे हैं वही सही है, वही ईजी है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली को फूड सिक्योरिटी दे सकें, उनका जीवन यापन आसानी से हो सके, सिर्फ इस बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंटीग्रेशन के लिए फार्मर ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो फ्री फील नहीं करता है और उसके जो माइंड है वो इंटीग्रेशन के लिए संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो एक ये चेंज जो रूरल पीपल है, जो फार्मर्स है, उनकी मेंटेलिटी में आना चाहिए कि हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ा 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 चेंज होके मॉडर्न फार्मिंग की ओर हमें जाना है। ठीक है, या इसमें हमको चेंज लाना है। ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे कि नए जो इंटरप्राइजेस हैं उनको अपने फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड कर पाएंगे। नेक्स्ट है फैमिली लेबर एंड वर्कफोर्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फैमिली लेबर अफेक्ट द एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल इंटरप्राइजेस। अगर फैमिली लेबर सफिशिएंट है तो बहुत सारे इंटरप्राइजेस को वो फैमिली मैनेज कर लेगा। ठीक है, और इस तरह से वो बहुत सारे इंटरप्राइजेस को इंक्लूड भी कर लेगा। नेक्स्ट है लैंड टेन्योर एंड ओनरशिप। ठीक है, सिक्योर लैंड ओनरशिप एनकरेजेस फार्मर टू इन्वेस्ट इन डाइवर्स इंटरप्राइजेस। अगर फार्मर के पास ओन लैंड नहीं है, ठीक है, तो फिर वो अपने इंटरप्राइजेस को इंक्लूड करने के बाद वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो अगर लैंड की ओनरशिप है फार्मर के पास
तो वो मल्टीपल एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करने के बारे में ट्राई करेगा, सोचेगा और करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लैंड टेन्योर एंड ओनरशिप। नेक्स्ट है कल्चरल प्रेफरेंसेस। लोकल प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप में रेजिस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। कभी कभी क्या होता है, एक पूरे सोसाइटी की एक इमेज बना रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक उनका प्रेफरेंस बना होता है, वो उससे हटना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, नई चीज़ों को इंक्लूड करना फार्मिंग सिस्टम में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो ये जो कल्चरल प्रेफरेंसेस है, इसको अगर सोसाइटी से हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, तभी हम इंटरप्राइजेस को इंक्लूड कर पाएंगे, उनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। फिर लास्ट है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज। नीतिगत एवं संस्थागत कारक, सरकारी नीतियां एवं सब्सिडी। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज कैन एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इंटीग्रेट फार्मिंग सिस्टम। किसी भी फार्मिंग सिस्टम में अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी है और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी है, एमएसपी बेटर है, तो उन क्रॉप्स को, उन इंटीग्रेशन को, उन सिस्टम्स को लेने के लिए फार्मर जो है वो एनकरेज होगा। ठीक है, सेकेंड है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में कोऑपरेटिव एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नीतिगत एवं संस्थागत कारक में है सहकारी एवं किसान संगठन। बहुत सारे किसान संगठन होते हैं, जैसे एफपीओज होते हैं, वो क्या करते हैं, किसान को हेल्प करते हैं इनपुट के परचेसिंग में और आउटपुट की मार्केटिंग में। ठीक है, तो अगर इस तरह की संस्थाएं हैं जो किसानों को हेल्प करती हैं, तो किसान एनकरेज होता है बहुत सारे इंटरप्राइजेस को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, दे कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड मार्केट एक्सेस, मेकिंग इट इजियर फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉपरेटिव्स हैं, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसानों को। जैसे अमूल है, एफपीओज है, ये क्या करते हैं, किसानों को हेल्प करते हैं ताकि उनको ट्रेनिंग दे, मार्केट एक्सेस के बारे में बताए, इनपुट्स का ईजियर अवेलेबिलिटी कर सके। तो ऐसे में किसान क्या होता है, एनकरेज होता है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही टेक्निकल नॉलेज और ट्रेनिंग मिलती है फार्मर्स को। ठीक है, अगर ये अवेलेबल है तो किसान नई चीजों को इंक्लूड करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, बहुत सारे जो इंटरप्राइजेस हैं उनको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचेगा। अगर उसे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे सोचे इस बारे में। ठीक है, तो एक्सटेंशन सर्विसेज गांव में रूरल पीपल के पास, फार्मर्स के पास जाना बहुत जरूरी है, जो कि टेक्निकल नॉलेज और ट्रेनिंग दे सके फार्मर्स को। ठीक है, अब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज रोड, स्टोरेज इम्पैक्ट एबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू चूज एंटरप्राइज एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ठीक है, अगर आपके पास रोड और स्टोरेज एबिलिटी है उनकी, तो फार्मर क्या करेगा, ऐसे एंटरप्राइज चूज करेगा जिसका मार्केट में वो जा सके, उसको सेल आउट कर सके। अगर रोड की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे ही प्रोडक्ट इंक्लूड करेगा, अपने इंटरप्राइजेस को इंक्लूड करेगा जिनका मार्केट उसको नियर बाय में मिल जाए और वो उसको वहां पर सेल कर सके। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्राइजेस के इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम खत्म होता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइजेस इन फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आप इस टेबल को याद रखिए। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, तो इस टेबल को ध्यान रखिए और इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए। इसके 4 पॉइंट हैं। ठीक है, इसके 4 पॉइंट हैं, इसके 4 पॉइंट हैं, इसके 4 पॉइंट हैं, इसके, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आप इनको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फिर उसका इंटरनल मैटर अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिर्फ समझने की चीज़ है, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है कि कैसे क्या होगा। आप सब, हम सब गांव देखे हैं, हम सब किसानों को देखे हैं, हमें सब पता है कि किस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स नोट डाउन करिए, क्योंकि परफेक्ट आंसर के लिए आपके पॉइंट्स सही होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पहले 4 पॉइंट लिखेंगे, 5 पॉइंट्स लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, फिर इसके सब पॉइंट, इसके सब पॉइंट, इसके, इसके, इसके। ठीक है, फिर हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे, आपको 6 मार्क्स बहुत 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 अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने इसको बनाया है कि आपको 6 मार्क्स आपको कंप्लीटली उसमें मिल जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो डल रहे हैं
और आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब अपलोड हुआ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन डालिए और वीडियोस मेरे साथ साथ देखते जाइए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।